जी भाई अस्सलाम वालेकुम। K5 मॉक डिस्कशन। अच्छा भी पहले सवाल में एक 12 लाख की ग्रांट मिली हुई थी और वो कंडीशनल थी कि 5 साल तक आपने 30% पानी कम इस्तेमाल करना है और अगर आप ये टारगेट मीट ना कर सकें इन एनी ईयर किसी भी साल तो आधी ग्रांट आपको वापस करनी पड़ेगी और बाकी तो हर साल आपका रिव्यू हुआ करेगा। और ऑन द सेम डेट उसी दिन अनकंडीशनल ग्रांट आपको मिल गई है 5 लाख की, इसको तो आप इनकम में डाल दें। और 31 दिसंबर 24 को साबित हो गया है कि आपने पहले कंडीशन मीट नहीं की। पर मेरे ख्याल से जब साबित हो गया ना आपने कंडीशन मीट नहीं की, तो शुरू में तो हमें पता नहीं था कि हर साल के एंड पे क्या बनना है। आपको पहले साल के पहले दिन इसको लाइबिलिटी बुक करना चाहिए और इसको इनकम में डाल देना चाहिए 5 लाख को, वो तो अनकंडीशनल है। बाकी जो पैसे आए हैं ना, आधे आप गवर्नमेंट को वापस कर दें क्योंकि कंडीशन आपने वायलेट कर दी है, आधे वापस करने हैं। अब अगले सालों में चाहे कंडीशन वायलेट होती भी रहे, मेरे ख्याल से आधे पैसे तो वापस करने थे, वो हो गए। अब अगले सालों में कंडीशन वायलेट हो ना हो, अब कंडीशन वायलेट होने का आप पे कोई असर नहीं होना। ये थोड़ा सा डीप डाउन था, तो बेहतर है आप जो बच गया है 12 में से 6 लाख आपने गवर्नमेंट को वापस करना है, उसको पूरा इसी साल इनकम में डाल दें, बस मौजें करें। आप क्या कंडीशन, आप कौन सी कंडीशन, कंडीशन तो पहले साल ही वायलेट कर दी और उसकी वजह से नुकसान होना था वो हो गया। अब बाकी को आप इनकम में ले जाएं, आप अगले साल कंडीशन वायलेट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इट मेक्स सेंस। फिर ये आखिरी एंट्री इस तरह होगी। बहरहाल पहली 3 तो सबकी तकरीबन सही होंगी, आखिरी थोड़ी सी थी एक डिफरेंट सी। अच्छा, आप ऑर्गेनाइजेशन को ना सपोर्ट करें, रिप्रेजेंट द कंपनी, इसको हमने पढ़ा था एडवोकेसी थ्रेट। अच्छा भाई, इसमें जो है आपकी वो वाला हमने जो पहले 2 डिस्क्लोजर पढ़े थे ना बिल्कुल जनरल में, उनको रिवाइज करेंगे, आपको ये सारी बातें याद आ जाएंगी। अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद ये मेरी लोकल इन्वेस्टमेंट्स वाला डिस्क्लोजर है और ये मेरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाला डिस्क्लोजर है। तो लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है इनको आपने जो है वो डिस्क्लोज करना था, तो उसकी डिटेल सारी उसने दी हुई थी, वो जो आखिरी क्लास में हमने बातें की थी। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस दिया हुआ है, पीपी का सब नोट जो मैंने दुम में बताया था वो दिया हुआ है, लोकल इन्वेस्टमेंट्स में 4 बातें, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में ये वाली सारी बातें बतानी होती हैं, ये थी। अगला सवाल उसका ये था माय डियर कि अगर जो है वो आखिरी क्लास में ये सारी बातें हुई थी लेक्चर 116 में, अब वो डिस्क्लोजर थोड़ा सा बनाया भी था मैंने। एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्लोजर अबव वुड डिफर अगर ये लिस्टेड कंपनी ना होती। फिर तो इस पे 5th शेड्यूल लगेगा ना, अभी तो ऊपर लिखा हुआ था कि ये लिस्टेड कंपनी है, फिर इस पे 5th शेड्यूल लगेगा। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते, ऐसी सूरत के अंदर हम, अल्लाह आपका भला करे, ऐसी सूरत में हम जाके देखेंगे और जाके देखेंगे कि क्या क्या रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं हमें। तो उसके लिए हम फाइनल अकाउंट का चैप्टर खोलते हैं। फाइनल अकाउंट का चैप्टर, हाँ, फाइनल अकाउंट के चैप्टर के अंदर आप देखें कि यहाँ से थोड़ी सी एक तो रिलैक्सेशन है, आपने लिख के आना था जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स, द 5th शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर द एड्रेस टू बी डिस्क्लोज्ड। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने ये लिख के आनी थी कि 5th शेड्यूल डज नॉट रिक्वायर द एड्रेस टू बी डिस्क्लोज्ड। इसके बाद पीपी के नोट की दुम में ये बताना था कि पर्टिकुलर्स इन लैंड एरिया इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड इन 5th शेड्यूल। अच्छा, उसके बाद सब्सिडरीज जो इन पाकिस्तान थी उसमें तो 5th 4th में कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो सब्सिडरीज आउटसाइड पाकिस्तान थी ना, उसमें लिख के आना था आप लोगों ने कि 5th शेड्यूल ओनली रिक्वायर द डिस, इतनी देर से आप लोगों ने बताया ही नहीं, चलो कोई मसला नहीं, खैर है। अच्छा सॉरी भाई, अच्छा इसको दोबारा देख लेते हैं। अब मोहतरम, चलिए मुझे नहीं पता कहाँ तक डिस्कशन हुई थी, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये सारा तो शायद यहाँ तक शायद डिस्कस हो गया था।
तो ये आपकी बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स थी, इनके डिस्क्लोजर देने थे, ये लोकल इन्वेस्टमेंट्स थी, इनके डिस्क्लोजर देने थे। और लिस्टेड अगर ये कंपनी है तो फिर इनके डिस्क्लोजर कैसे देने थे वो देख लें। पहला बुलेट देना था, दूसरा बुलेट देना था, ये वाला। और चलिए अब खुल गया हुआ है तो आपको देख के दोबारा ज़रा समझ आ जाएगा। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी इसमें ये वाले बड़े डिटेल में डिस्क्लोजर थे, ये देने थे। और उसके बाद जो है वो आपकी ये जो लोकल इन्वेस्टमेंट्स थी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स मैंने लिख के कहा था इसको डिस्क्लोज करना है, ये वाला पॉइंट 4, इसके आपने डिस्क्लोजर देने थे। अच्छा, अब अगर ये 5th शेड्यूल इन पे लगता है ना, फिर आपने लिख के आना था कि एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस में एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी पूरे डिस्क्लोजर देने के बाद लिख के आना था एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड अगर ये अनलिस्टेड है, क्योंकि इस पर सिर्फ 5th शेड्यूल लगता है। और पीपी के केस में आपने लिख के आना था कि ये बुलेट सीधे सिरे से है ही नहीं, बाकी ये तो 5th 4th में दोनों कॉमन है, इसलिए कोई मसला नहीं। और जहां तक ताल्लुक है ये वाला, ये जो ये वाली आ रही है, तो इसमें आपने लिख के आ जाना था कि ऑब्वियसली ओनली द नेम एंड जुरिस्डिक्शन इज रिक्वायर्ड, बाकी 2 से लेके 4 तक 5th में है ही नहीं, बस। तो दोबारा डिस्क्लोजर नहीं बना के आने थे। अच्छा जी, आगे P&L टाइप सवाल था, लेकिन असल में इसमें बाकी स्टैंडर्ड चेक करना मकसूद था। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेलिब्रिटी, इन्वेस्टमेंट इनकम, फेयर वैल्यू लॉस अंडर एफईटी OCI, इसको OCI में ले जाना था और ये P&L में ले जाना था, क्योंकि ये IAS 41 वाला था। एनिमल्स बॉर्न ऑन यकम जुलाई 17 एंड यकम जनवरी 18 वर नॉट रिकॉर्डेड इन। अच्छा, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत है तो वो आरई में जाएगा, फर्क रिटेन्ड अर्निंग में, वो रिटेन्ड अर्निंग उसने हमने मांगी नहीं थी, तो पिछले साल की गलतियां हमने सही करने बैठना नहीं था। अब होना क्या था, मैंने एंट्रीज पिछले साल की भी कर दी हुई है सोल्यूशन में और हमारे साल की भी कर दी हुई है। होना यह था कि पिछले साल न्यू बॉर्न हुए थे, इनकी एंट्री होनी थी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और इनकम क्रेडिट। अजीब सवाल था, इनकी माओं के बारे में बताया ही नहीं हुआ था कि वो भी हैं, न्यू बॉर्न ही है डायरेक्ट। और 0.5 ईयर ये यही न्यू बॉर्न जो है वो अब आधे साल के हो गए, तो पिछले साल ये गेन इसका रिकॉर्ड हुआ। फिर अगले साल अगर आप आए तो अगले साल दोबारा न्यू बॉर्न हुए 1 जनवरी को, तो जब अगले साल दोबारा न्यू बॉर्न हुए 1 जनवरी को, तो माय डियर इस 25 की अलग से एंट्री होगी, और फिर ये वाले 28 के हो गए, 3 का इधर से गेन आ गया, और ये वाले 35 के हो गए, 5 का इधर से गेन आ गया, तो 3 और 5 8 का टोटल गेन हो गया। तो बेसिकली हमने अपने साल में सिर्फ P&L बनाते हुए 25/8 का गेन ले जाना था, एंड दैट वाज 25/8 33। चलें जी आगे। यार ये जो ओपनिंग स्टॉक गलत हुए ना, बढ़ गया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कम करने से याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग, जरा याद फोकस कीजिए, इट वाज डिस्कवर्ड दैट ओपनिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया हुआ है। जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल, असल में कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में दी हुई थी, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट नहीं पूछ रहा मैं, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा हूं। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कुछ और होता है, वो नहीं, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक देखें, ओपनिंग स्टॉक 4 रुपए परचेज, 4 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 1 रुपए, तो 9 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल, 4 जमा 4 8, 8 मैंने से 1 सॉरी 7 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट हो गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या असर पड़ना है जरा सोचें। ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से अब कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक बढ़ चुका है, ओपनिंग स्टॉक को कम करना है। जब ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से, ओपनिंग स्टॉक तो प्लस टाइप चीज है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई हमने इसको यहां पे माइनस किया हुआ है। ओके, हमें केस में 20 मिलियन का हमारे खिलाफ केस हुआ है, 20% चांस है कि हम लूज करेंगे, तो ठीक है, फिर ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। उसने गलती से 20% लगा के 4 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी है, इसको उल्टाना था 4 की लाइबिलिटी को, और लाइबिलिटी डेबिट, खर्चा क्रेडिट, खुशी बुक करनी थी। और आगे उसने लिखा है अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट 1 मिलियन की है, ये भी अंदाजा लगाया हमने अगले साल देनी है। भाई अगले साल देनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा जब आपने प्रोविजन बुक करनी है तो उसके रिलेटेड सारे अंदाजे बुक करेंगे आप,
क्योंकि पास्ट इवेंट हमारा इस साल हो गया है, तो जो लॉयर को फीस देनी है उसकी प्रोविजन अभी बना लें, और ये जो आपने गलती से 4 रिकॉर्ड कर लिया इसको खर्चों में से उल्टा दें। ओवरसीज कस्टमर को हमने चीज़ें बेची हैं, इसकी एंट्रीज नहीं की। यार इसमें क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसकी एंट्रीज आपने करनी थी और एंट्रीज करके 12 को रेवेन्यू में ले जाना था और 8 को अदर इनकम में ले जाना था। 12 रेवेन्यू में चला गया होगा, फेस पे 18 अदर इनकम में चला गया। हमने 5% बॉन्ड्स खरीदे टू बी क्लासिफाइड द इंटरेस्ट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ब्रोकर फीस, ओए ब्रोकर फी इस एक्सपेंस में डाल दी और रिसीव वाला कूपन वाला गलती से इनकम में डाल दिया। अब इस गलती को कैसे सही करेंगे माय डियर, देखिएगा इस गलती को हम कैसे सही करेंगे। इस गलती को ऐसे सही करेंगे कि पहले ये शेड्यूल बना लेंगे, शेड्यूल बना के ओरिजिनल एंट्रीज। रॉन्ग एंट्री ये हुई है कि उसने एक्सपेंस में डाल दिया है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। कैश की तो एंट्री की होगी उसने एक्सपेंस में डाल दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और जो मिला उसको गलती से इनकम में डाल दिया। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो बनी थी ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो जाना था और इनकम क्रेडिट हो जानी थी। तो ये दो एडजस्टमेंट 0.4 और 0.3, ये 0.4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और 0.3 इधर अदर इनकम में। बाकी ये तो रिवैल्यूएशन है, उधर चली जानी थी। अच्छा, इस सवाल में ना एक लाइन और भी लिखी हुई थी IAS 37 में, प्रोविजन क्रिएट कर दी थी, तो साथ साथ ये भी बताना था कि प्रोविजन उल्टानी है। बहरहाल ये वाला तो अभी प्लान था, तो इसलिए इसकी प्रोविजन नहीं थी। स्टाफ को ट्रेन किए बगैर आप कारोबार बंद कर सकते हैं, तो इसकी भी प्रोविजन नहीं है। और ट्रेन किया तो नहीं अभी, सिक्योरिटीज़ कैमराज हैं, ये ना 3 मंथ्स की वारंटी थी। तो इसका मतलब है अगर हमने जो है वो इस साल 5,25,000 यूनिट बेचे हैं, तो उनमें से सिर्फ 3/12 हैं जो आखिरी 3 महीने में बेचे होंगे। उन पे कैलकुलेशंस करनी थी सारी, उन पे कैलकुलेशन, बाकी तो वारंटीज एक्सपायर हो गई होंगी। तो ये जरा ट्रिकी पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट, बाकी ये तो प्रोविजन इसने सही कैलकुलेट कर ली हुई थी, बिल्कुल कोई मसला नहीं था। इसकी अनवाइंडिंग करनी थी, यानी कि बस इस तरह समझ लें, एक दफ़ा हमने प्रोविजन का अकाउंट भी बनाया था, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ब्रॉड डाउन अवेलेबल था 2.63, इसमें फाइनेंस कॉस्ट डाल देनी थी ताकि कैरी डाउन आ जाता, ये डिस्कशन करनी थी। और ये तो ठीक है, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। लेसी है, 1 लाख रुपए उसने IDC पे की है, 6,25,000 फेयर वैल्यू लेसी के सवालों में इग्नोर करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एंटरिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट 60% उसने शेयर कर ली है, ठीक है, तो 60,000 रुपया जो है वो हमारी है, YLL वो है और हम हैं LLL, तो फिर 40,000 आनी है ना। ये कौन है YL? यूसुफ लीज द फालूदा फ्रॉम LLL, ओके ओके ओके, फ्रॉम, तो लेसी ने 60%, और ये IDC आ गई। इंस्टॉलेशन भी एसएल की कॉस्ट में ऐड होनी थी, तो लीज टर्म इज 5 years, लेकिन एक्सटेंड नहीं करनी क्योंकि वो रीजनेबली सर्टन नहीं है। रेजिडुअल गारंटी बाय लेसी एंड मशीन सप्लायर छोड़ें, वो डिस्कशन लेसर के एंगल से होती थी। भाई लेसी की गारंटी 22,000 है और उसका ख्याल है मैं 2,000 वाली चीज़ वापस करूंगा। अब अगर उसकी गारंटी 22,000 और उसने 2,000 वाली चीज़ वापस करनी है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स माय डियर दैट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज ओनली 20,000। 22,000 की मैंने गारंटी कर दी है और 2,000 वाली चीज़ लेके जाऊंगा तो 20,000 और देने पड़ेंगे। 20,000 एक्सपेक्टेड टू बी पेड थी। इंक्रीमेंटल रेट ही लेना था मेरे भाई, ये तो नहीं लिखा हुआ था कि इंक्रीमेंटल पता नहीं 10% ही लेना था। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स, ठीक है। सवाल में क्या था, वो ईयर एंड चेंज था। ओह, आल्सो कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर इफ द फॉर द ईयर, वही 30 जून 2000 कौन सा है चल रहा, किधर है ईयर एंड लिखा हुआ इसमें, ईयर एंड लिखा होगा ना। रेजिडुअल वैल्यू इज इतने, इन द बुक्स ऑफ लेसी रिलेवेंट स्टेट। अच्छा, वो असल में ये इस फाइल में उड़ा हुआ था, तो ये इसको सेट कर लेते हैं। फॉर ईयर एंडेड जून 30, 2019। मादरत भाई, थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस हुई। तो जून 30, 2019 वॉज बाय माय डियर माय ईयर एंड, तो 6 महीने की बेस पे आपने सारी कैलकुलेशंस करनी थी। अगर ऑपरेटिंग राइट लेसर के पास है फिर तो ये लीज ही नहीं है। अगर लीज ही नहीं है तो हमारे साल कौन कौन सा खर्चा हुआ, फिर तो सारे खर्चे एक्सपेंसेस में जाएंगे ना। फिर आपने रेंटल का 6/12 एक्सपेंसेस में डालना था, आपने IDC 60,000 एक्सपेंसेस में डालनी थी और इंस्टॉलेशन भी एक्सपेंसेस में डाल देनी थी। अब मैं क्या करूं, मेरा राइट ही नहीं है, ये लीज ही नहीं है।
इसमें तो ये वाली ऑप्शन थी, मैंडेटोरी लिखा हुआ था, मैंडेटोरी में ये वाली थी, और ये तो आसान था, इसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हर दफ़ा नहीं होता, वो 3 सिनेरियोज होते हैं भाई। ये तो बड़ा आसान था, ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन 1000 दफ़ा आपको कराई हुई है। मैन्युफैक्चर डीलर ऐसा प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करता हमेशा, ऑपरेटिंग लीज में नहीं करता, ये फॉल्स थी बात। सिर्फ फाइनेंस लीज में वो प्रॉफिट रिकॉर्ड करता है। मैं इनका देख लूँ सोल्यूशन सही है। अच्छा, ये सिंपल सा भाई सवाल था, इसमें मैंने कहा था आपने इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है, लेकिन ये सवाल में ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कस्टमर आइडेंटिफाइज माइनर डिफेक्ट्स। ये माइनर डिफेक्ट्स जो है ना हमारे इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन के दौरान पता चले होंगे। इंस्पेक्शन हमने बताया था 10 दिनों के अंदर हो जाती है उसकी, तो इसलिए ये वाली एंट्री मैंने आमतौर पे माइनर डिफेक्ट्स वाली एंट्री हम नए ऑर्डर के वक्त करते हैं, लेकिन इसमें नए ऑर्डर का हमने वेट नहीं किया क्योंकि सवाल में वाज़े लिखा होता है इंस्पेक्शन भी होनी है चीज़ों की, तो इसलिए ये माइनर डिफेक्ट्स की एंट्री ना मैंने इंस्पेक्शन वाली डेट पे कर दी हुई है। और दूसरी बात, ये जो है सवाल, इसमें सब में ही कॉन्ट्रैक्ट एसेट शुरू में रिकॉर्ड होना था। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि क्योंकि सवाल के अंदर ना लिखा हुआ था कि आपने पेमेंट का अनकंडीशनल राइट 10 दिन बाद बनता है, तो बाकी है सच तो कोई सवाल में मुझे और रीज़न अब नज़र नहीं आ रही डिस्कशन की। देखिए, जब आपने पहली दफ़ा चीज़ें डिलीवर की तो पहली दफ़ा आपने कितने आइटम्स डिलीवर किए हैं? 300। तो 300 ज़रा 500 दिल की आवाज़, क्योंकि अभी इंस्पेक्शन होनी है चीज़ों की, तो ये दिल की आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया आपने। फिर जब इंस्पेक्शन हुई तो मसले पता चले तो बेहतर ऐसी एंट्री को उल्टा दें, रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। दिल की आवाज़ मर सी गई क्योंकि अब वो चीज़ें डिफेक्टिव निकली हैं थोड़ी सी, तो फिर आप रिसीवेबल ऑब्वियसली उससे डिफेक्ट के बाद ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। 10 दिन बाद रिसीवेबल बुक करना था। आगे तो सवाल आसान चल रहे, बाकी भी आसान था। बाकी तो एंट्रीज कॉपी पेस्ट होनी थी सारी, सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क था कि ऑनवर्ड्स जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होने वो पुराने यूनिट्स को देख के भी रिकॉर्ड होने, और एक रेवेन्यू रिवर्सल की एंट्री थी, वो आपको याद है, वो तब होती है जब हम वेटेड एवरेज कर रहे हो तो पुराने का रेवेन्यू भी उल्टाते हैं। तो ऐसा जिसमें तो कुछ नहीं था। Jim Go As You Pay, Jim introduced a customer loyalty scheme whereby customers pays for 9 visits and has a loyalty card stamped. The 10th visit is provided free of charge. During the year, customer visits total 94995. ये एक कस्टमर ने नहीं 94,000 दफ़ा विजिट किया जिम में। ये बहुत से कस्टमर होंगे, किसी ने 6ठी दफ़ा विजिट किया होगा, किसी ने 7वीं दफ़ा, किसी ने 9वीं दफ़ा, किसी ने मुख्तलिफ होंगे। तो जिनके 9 विजिट पूरे हो गए, मिसाल के तौर पे इस सवाल वाले ने कहा है कि बस ये 9 विजिट पूरे हो गए हैं, तो सवाल इस तरह नहीं चला कि किसी ने 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा। वो कहते हैं बस ये 9 विजिट्स पूरे हो गए, तो अगले को 10,555 फ्री विजिट्स हमने दे दिए हैं, लेकिन, और वो फ्री विजिट 1000 रुपये वाला ही था, जो हर विजिट 1000 रुपये का, लेकिन जिम का ख्याल है कि आएंगे सिर्फ 7400, तो इसको इग्नोर करना था आपने। ये विजिट इतने के बेचे और 7400 विजिट्स की स्टैंड अलोन प्राइस 1000 लेके आप लोगों ने वो पहली वाली कैलकुलेशन कर लेनी थी, 7400 ज़रब 1000, और उसमें से फिर जो जितने आ गए वो आपको हमने तरीका बताया था, विजिट्स क्लेम, टोटल एक्सपेक्टेड विजिट्स चेंज नहीं हुए, सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, परसेंटेज निकाल के रेवेन्यू बुक कर लेना था। और अगला जी, You recently started issuing vouchers to customers when they stay in its hotels. The vouchers entitle the customers to a 3,000 discount on a subsequent room booking within 3 months of their stay. At the year end, there are vouchers worth ₹20 million. अच्छा, उसने vouchers खुद ही दे दिए, बस कुछ करना ही नहीं, which are eligible for discount. Historical experience shows that सिर्फ अब vouchers ऑफर 20 के किए हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि उसमें से सिर्फ एक बंदा आएगा, 5 यानी 5 वोचर दिए तो उसमें से एक वोचर लेने आएगा, वरना लोग कहाँ इतनी सैर करने निकलते हैं। तो नॉर्मल सेल हमारी 300 है, उसको ले लेना था, और ये ज़रा 1/5 अच्छी तरीके से करना था, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, ये जो सवाल था इसमें ये तो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस थे, 700 फाइन वगैरह,
बाकी कैरिंग अमाउंट्स माय डियर 94, 95, 96 इस सवाल में दी हुई थी। कैरिंग अमाउंट्स तीनों सालों की दी हुई थी, तो कैरिंग अमाउंट्स निकालने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी थी। ये देखें हमने कैरिंग अमाउंट्स डायरेक्ट उठा के ना सवाल से लिख लिए हैं। 36,500, 36,500 ये दी हुई है पहले साल, दूसरे साल भी देख लें 37,200, 700, 250, 37, ये सारी एज इट इज हमने उठा के लिखी है कैरिंग अमाउंट। अगले में भी आ जाएं तो कैरिंग अमाउंट्स हमने डायरेक्ट अवे उठा के लिख लिए हैं, तो इनमें तो कोई मसला नहीं। आगे चलें। डेवलपमेंट आपने शुरू की है, डेवलपमेंट को टैक्स वालों ने फ़ौरन खर्चे में डाल दिया, हम आहिस्ता आहिस्ता करें टैक्स वाले कैपिटलाइज। तो कॉस्ट इन रिलेशन टू डेवलपमेंट दीज वर डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पज इन 1992, टैक्स वालों ने फ़ौरन खर्चे में डाल दिया, हम आहिस्ता आहिस्ता करें, ठीक है, इसमें क्या मसला है। एंटिटी एंटर हुए एम्प्लॉई, ये वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी टाइप एडजस्टमेंट थी। इसके एंटिटी रिकग्नाइज एन एक्सपेंस, 1000 और 2000 रिकॉर्ड किए, अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई, तो एक साल एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 2000, तो कैरी डाउन आ गया 2000, अगले साल फिर कैरी डाउन 3000 पे चला गया। टी अकाउंट बना के देख लेना था, मैंने भी सोल्यूशन में बनाया हुआ है, वैसे तो यहीं से पता चल रहा था। बिल्डिंग्स डेप्रिशिएट हो रही हैं 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मोटर व्हीकल्स हो रही हैं इतने के ऊपर। अच्छा, इसने ना पीपी सारा इकट्ठा दिया हुआ है, लेकिन ऊपर ऑब्वियसली इसने अलग अलग दिया कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 10% पे। अच्छा, पीपी की जो था ना अकाउंटिंग वालों का अकाउंट, वो ऐसे बनाना था कि इन तीनों को टी अकाउंट में ले जाना था और ये दोनों एडिशंस रिकॉर्ड कर लेनी थी, क्योंकि इधर अलग अलग नहीं बताया हुआ, तो बस टाइम सेव करना था। 6000 और 1500 को एडिशन में ले जाना था। इन तीनों फिगर्स को मैं टी अकाउंट में ले गया हूँ पीपी अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। फिर उसके बाद 6000 और 15000 को मैं एडिशन में ले गया, डेप्सियन मैंने बैलेंसिंग निकाल ली, एडिशन डाल के डेप्सियन बैलेंसिंग। लेकिन टैक्स वालों की नज़र में थोड़ा अकाउंट मेहनत करके बताना था। टैक्स वालों की नज़र में इसलिए अकाउंट मेहनत करके बताना था कि टैक्स वालों ने बताया हुआ था सारी डिटेल कि अकाउंटिंग वालों को तो नीचे से हेल्प आउट हो जानी थी ना। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 50,000 एंड 10,000 एट एंड ऑफ 1994, यानी कि 1995 के स्टार्ट में कॉस्ट है 50 और 10, ये डाटा अवेलेबल था। और उसके बाद टैक्स वालों की डिप्शन आज तक ऑन द एसेट्स ऑलरेडी टेकन इज इतने, ऑलरेडी टेकन से मुराद यानी एट द एंड ऑफ 1994 ऑलरेडी 40,000, तो ये फिर बीवी आ गई, ओपनिंग बीवी आ गई। इसके बाद एडिशन 6,000 और 15,000 की आ गई है। अब डेप्रिसिएशन का जहां तक ताल्लुक है, तो डेप्रिसिएशन में आपने ऐसे करना था कि टैक्स वाले जो है वो पहले साल 50,000 को डेप्रिशिएट करेंगे और ये देखें 50,000 को डेप्रिशिएट करेंगे, और जो एडिशंस है 6,000 की उनको डेप्रिशिएट करेंगे, और 10,000 ये है इसको डेप्रिशिएट करेंगे, और अगले साल की डेप्रिसिएशन उसी तरह निकाल लेनी थी। तो एज सच इसमें भी कोई इतना मसला नहीं था, ये तो हो गया होगा। उसके बाद कंसोलिडेशन में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेशन। अच्छा, जब हम चीज़ें उठा रहे होते हैं ना, तो याद है हमने कहा था इन सबको उठा के वर्किंग 6 में, इन सबको उठा के वर्किंग 6 में, इन सबको उठा के वर्किंग 6 में, यहाँ से आपका निकलाना था पैट। अगली बात ये है कि हम फिगर्स उठाते हैं पी और एस की सारी, इसकी काटते हैं, पी और एस की सारी फिगर्स उठाते हैं, और उठाते उठाते इनका सरप्लस भी उठाते हैं। तो जो आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कंपनी से इनका मुंह बनाना था ना, उसमें ये अगर आप सरप्लस उठा भी लेते, जो पेपर मार्क करें उनको मैं बताने लगा हूं, अगर आप सरप्लस उठा भी लेते आते पैट के बाद, पी का 0 और एस का 16, और इसी तरह फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व जो हम कहते हैं, उसमें 1 का 4 और 0। लेकिन इसके बाद आपको बताता हूं इसको करना क्या था। फिर आपने वो 20 और 4 तो आपको पता है वर्किंग में चला जाता है, और पी और एस के सारा डाटा पूरा उठाते हैं। ये 20 और 4 तो वर्किंग में चला जाता है, और वर्किंग में जाके रूट होके सिर्फ रेलिवेंट फिगर आती है। इस 20 और 4 को उठा के हम वर्किंग में ले जाते थे 24 रुपए। अब सवाल में देखते हैं कि डाटा क्या है। यार ये तो कोई भी नहीं है, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। भाई इश्यूएंस ऑफ शेयर्स को रीट्रांसलेट नहीं किया जाता ईयर एंड के ऊपर। इश्यूएंस ऑफ 2 शेयर्स, इसको सिर्फ 25 के ऊपर ही रखना था, और हमने भी कैलकुलेशन पे 25 के ऊपर रखा हुआ है, और बाद में इसको हमने कोई चेंज नहीं मारा हुआ, बस 25 के ऊपर ये कर दिया हुआ है। बाद में शेयर इशू करने पे कुछ दोबारा बैलेंस शीट में एंट्रीज होती हैं, परचेज कंसीडरेशन पेएबल अकाउंट खत्म होता है, लेकिन और कुछ करने की जरूरत नहीं, 23/28 को इग्नोर करना था। बाकी 500 मिलियन कॉन्टेंजेंट अपॉन फेयर वैल्यू ऑफ दिस करने 300 वर्किंग 1 में ले जाना था। फिर पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू होगी 280। तो यार इससे पिछले साल के 6 महीने के P&L में जाना था ना, पिछले साल के 3 महीने के P&L में, तो वो हमारे लिए तो रेलिवेंट नहीं।
लेकिन हमारे साल की ओपनिंग फेयर वैल्यू 280 है और हमारे साल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू 450 है। तो 280 और 450 का बड़ा कमाल किस्म का डिफरेंस लेना था, लिया हुआ इधर। हाँ, 280 और 450 का, इसको इस साल के खर्चे में आपने बुक करना था। ये आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई थी। बाकी ये कैश पेमेंट है, गलती से सारी पेमेंट एडमिन में चली गई है। हालांकि ये जो होती है, ये आपको याद होगा, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट जाता है इसका हमारे साल के खर्चे में। इन्वेस्टमेंट्स में तो पूरा वो चला गया ना, जो आपने डिस्काउंट की वैल्यू। इसके बाद जो है वो उसकी अनवाइंडिंग की, तो 7.6 का जो है 9/12, 3/12 तो पिछले साल का था, वो तो हमारे P&L में नहीं जाएगा। इसका 9/12 P&L में जाना था और एडमिन में पूरा 84 ले गए थे। तो एडमिन से हमने 84 उल्टाया होगा, अल्लाह करे। हाँ, एडमिन में पूरा 84 ले गए थे, इसको उल्टा दिए। और फिर 6 महीने का इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया वर्किंग 8 में आके। वर्किंग 8 से वो फिगर्स निकाल के हमने, वर्किंग 8 कौन सी है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये सॉरी वो दूसरा है। इस 7.6 का 9/12 किधर लिया हुआ है हमने, फाइनेंस कॉस्ट देखो, हाँ ये 9/12 फेस पे ले लिया। ओके, ये तो आसान सी एडजस्टमेंट 3.4। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी 20 साल लाइफ है, पिछले साल परचेज की है और रेंट पे दिए पिछले साल 1 मिलियन पर मंथ, एंड रेंट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नवंबर दिसंबर जनवरी, हमारे साल की बात करें, नवंबर दिसंबर जनवरी, हमारा साल सिर्फ जनवरी है। फिर आगे चलें, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमारे साल के आखिरी 2 महीने का रेंट हमारे साल पे नहीं होगा। और अकाउंटेंट ने साथ ये भी लिख दिया, क्योंकि पे अगले साल 3-3 महीने बाद हो रहा है ना, अकाउंटेंट ने ये भी लिख दिया कि आखिरी 2 महीने का रेंट बुक नहीं हुआ। तो पहले आखिरी 2 महीने का रेंट आपने बुक करना था 1-1 रुपया, और बुक करके कैंसिल करना था, क्योंकि ये आपस की डील है। लेकिन बुक किसने नहीं किया, सिर्फ बुक सब्सिड पेरेंट ने नहीं किया। तो पेरेंट की किताबों में हमने अदर इनकम डाली होगी 2 रुपए की, ये 2 रुपए की अदर इनकम डाली, और फिर 12 रुपए जो है, ये 12 एक की अदर इनकम में से माइनस कर दिया और एक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से हमने माइनस कर दिया। आपस की मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस भी तो कैंसिल करते थे ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम, उसी तरह की एडजस्टमेंट है। और अगली बात, इसको वो फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहे हैं, इसलिए फेयर वैल्यू इसकी 52 थी पिछले साल, ओ हमारे साल भी 52 है फेयर वैल्यू, सॉरी मादरत रिस्पेक्टिव, पिछले साल 52 थी, हमारे साल 44 हो गई है। तो फिर इस साल कितना गेन रिकॉर्ड किया, इस साल गेन रिकॉर्ड किया, लॉस रिकॉर्ड किया 8 का। इस 8 को उल्टा देना था और उसकी जगह डेप्शन रिकॉर्ड करनी थी। आपको पता है हम इसको कॉस्ट मॉडल पे लाते हैं, पता नहीं IAS 28 का क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 किसी एक में से था ये एडजस्टमेंट, उस तरह की एडजस्टमेंट थी। डिविडेंड है, पेरेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, वह सब्सिडरी का इसको माइनस कर देना था। एसोसिएट का रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर माइनस क्यों करना था। ग्रुप फॉलो कर रहे लैंड के लिए कॉस्ट मॉडल। अब देखें क्या करना था, ये जो है ना, अगर मैं ग्रुप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे, इसलिए एस का सरप्लस आपने उड़ा के फेंक देना था। तो जिन्होंने पेपर में इस तरह भी किया है, पेपर मार्क करने वालों, वो भी एक्सेप्टेबल है कि उन्होंने यहाँ लिख के -16 कर दिया, क्योंकि ग्रुप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ही नहीं कर रहा। और 1 अगस्त को SL ने इशू किए हैं, एसोसिएट को अपने हाल पे छोड़ें, ये 20 और 4 उठा के वर्किंग नंबर 5.4 में ले जाएं, इसकी कोई टेंशन नहीं, इसको अपने हाल पे छोड़ें। 1 मिलियन डिवेंचर हमने इशू किए हैं, इसमें से द कूपन इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम, पेरेंट और एसोसिएट ने खरीद लिया। भाई एसोसिएट खरीदता रहे, सब्सिडरी और एसोसिएट की कोई एडजस्टमेंट हमारे कोई हमारे स्कोप में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरे लिए रेलिवेंट सिर्फ ये है कि पेरेंट ने कितने खरीदे। CL ने परचेज किए हैं 0.2 मिलियन और इफेक्टिव रेट 18% है, और डिवेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेड डेट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय SL। ओ भाई इसमें ना कहिएगा कि दोनों के मॉडल एक होने चाहिए, क्योंकि इसमें लोन लेने वाली सब्सिडरी है, वो लोन ले रही है, उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, और लोन देने वाला पेरेंट है, उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है। इधर ना कहिएगा, सेम मॉडल होने चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो मर्जी मॉडल फॉलो करे, हर एक की मर्जी है।
तो जहाँ तक ताल्लुक है इसमें एक एडजस्टमेंट आनी थी, पेरेंट ने अपनी किताबों में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी थी और सब्सिडरी ने अपनी किताबों में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, लेकिन ये पूरे 1 मिलियन का नहीं, क्योंकि पता नहीं सब्सिडरी ने किस किस से लोन लिया हुआ है, आपस का तो सिर्फ ये है जो पेरेंट ने दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन हमने करनी थी। 22 यानी पेरेंट की किताबों में इंटरेस्ट इनकम 0.2 इंटू 110 और इसके ऊपर ये 4 आ गया। इस 4 को बेसिकली हमने एक की इनकम और एक के एक्सपेंस में से माइनस करना था। लेकिन वो असल में ईयर एंड डिफरेंट है ना, तो 4 का हमने 5/12 लिया हुआ है, एक की इनकम एक के एक्सपेंस में से माइनस करना था। तो ये इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट थी, असल में लोन एक दूसरे को दिए हुए हैं, वही ये था, फिगर निकालनी पड़नी थी। लेकिन एक मसला मेरे भाई है, वो ये है कि ये जो गेन है ना, ये आपस का गेन है, ये वो गेन नीचे वाली एडजस्टमेंट के, ये आपस का गेन है। तो आपस के गेन कंसोलिडेशन में नहीं आते, इसकी खैर है, ये जो मर्जी करे, ये आपस का गेन है। तो इसके जिन बच्चों ने शुरू में लिख दिया था, उन्होंने फिर यहाँ भी -4 किया होगा, तो ठीक है, ये आपस का गेन है, जानने वाले से कमाया है, तो इसको उल्टाना था, क्योंकि ये मैंने 0.2 मिलियन के जो उसके डिवेंचर खरीदे हैं ना, उसके ऊपर गेन है। तो ये इस तरह कभी आई के अपने पूछा तो नहीं, लेकिन बहरहाल हमने टेस्ट में डाला था। तो मैंने वैसे इन दोनों चीज़ों को 0-0 शो किया हुआ है, सिरे से उठाया ही नहीं हुआ, बेहतर है उठाए ही ना, लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को आदत है PORS की चीज़ें उठाने की, जो कि अच्छी चीज़ है, तो इसको माइनस फिर कर दें, इन्होंने आना ही नहीं। ठीक है जी, अल्लाह हज़रात को पास करें। अस्सलाम वालेकुम।